हेलो डियर। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट इंटीग्रेशन क्यों होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल क्यों होता है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 जो है ये x का एक फंक्शन है ऑब्वियसली। अब यहाँ पर देखिए y जो है ये चेंज हो रहा है हर जगह पे। हम x एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग अगर आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि y जो है इस ग्राफ में y जो है ये कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। अब y में चेंज हो रहा तो y में रेट ऑफ चेंज भी होगा x के रेस्पेक्ट में। तो फिर उस रेट ऑफ चेंज को अगर पता करना है सबसे पहले तो देखिए वो रेट ऑफ चेंज जो है वो वेरी करेगा। यहाँ पर y धीरे धीरे चेंज हो रहा मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा। फिर यहाँ पर देखिए y बड़े तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर y और तेजी से बढ़ रहा। मतलब y का रेट ऑफ चेंज इस कर्व में जो है ये वेरिएबल है। तो अगर किसी खास पॉइंट में हम y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमें y का रेट ऑफ चेंज पता करना है तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ से वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ते हुए उसी कर्व में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस dx है और ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये वाला है या फिर ये जो लेंथ है ये dy है। तो यहाँ पर dy डिवाइडेड बाई dx ये होगा रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो dy है ये चेंज इन y है और अगर इसके साथ x में चेंज देखिए कितना है, x एक्सिस के अलोंग चेंज कितना है, ये है dx। तो y में चेंज हो रहा है dy जिसके लिए x में चेंज हो रहा है इतना। तो ये जो क्वांटिटी है ये जो रेशियो है ये हमें बताएगा कि चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। तो वही होगा रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो है अब यहाँ पर एक ही शर्त है कि ये जो dx है हेंस dy भी, ये जो dx है ये नेग्लिजिबली स्मॉल होना होगा। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है रेट ऑफ चेंज जो है इस पॉइंट का वो ये जो वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू को हमने इस जगह पे प्लॉट कर लिया। मतलब x के इस वैल्यू के लिए ये जो कर्व है ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 उसमें जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज का वैल्यू जो है वो वैल्यू इतना है। अब यहाँ पर एक ही शर्त है कि dx को बहुत छोटा होना पड़ता है हेंस dy भी बहुत छोटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन y जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। यहाँ पर y का रेट ऑफ चेंज जितना है उससे कहीं ज्यादा y का रेट ऑफ चेंज यहाँ पर होगा, उससे कहीं ज्यादा y का रेट ऑफ चेंज यहाँ पर होगा क्योंकि y जो है ये इंक्रीज कर उसका चेंज भी इंक्रीज कर रहा। अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता तो हम कहते हैं y का रेट ऑफ चेंज यहाँ जितना यहाँ जितना यहाँ जितना यहाँ जितना यहाँ जितना, क्योंकि ढलान हर जगह पे बराबर है। लेकिन ढलान जो है ये इंक्रीज कर रहा मतलब y का रेट ऑफ चेंज इंक्रीज कर रहा। तो ऐसे केसेस में इस डिस्टेंस को बहुत छोटा कंसिडर करना होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल, सच दैट कि ये dx जो है इट शुड टेंड टू जीरो। मतलब जीरो के आप जितना करीब ले जाएंगे इस वैल्यू को उतना ये जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिजल्ट हमें बता रहा है y का रेट ऑफ चेंज, वो रिजल्ट उतना एक्यूरेट होगा। तो शर्त यही है कि इसे dx को बहुत छोटा होना है। अब इसी तरह से किसी दूसरे पॉइंट में भी अगर रेट ऑफ चेंज हम पता करें उससे पहले देखिए यहाँ पर जो y था, यहाँ पर ये जो y था y को हम कह सकते हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है y के जगह पे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब ऐसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज जो हमने पता किया है बाकी पॉइंट्स के लिए भी अगर हम रेट ऑफ चेंज इस तरह से पता करें और फिर हम इन पॉइंट्स को ऐसे बहुत 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 सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें एक दूसरा ही फंक्शन मिलेगा। इस केस में हमें जो फंक्शन मिलता है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन मिलता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला कर्व हमें मिलता है, ये वाला ग्राफ हमें मिलता है। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है उसे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का डेरिवेटिव कहा जाता है, डेरिवेटिव। और यहाँ पर चलिए उसे मैं यहाँ पर अगले सेक्शन में लिख लेता हूँ। यहाँ पर इसे डेरिवेटिव कहा जाता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव
कहा जाता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 को, एंटी डेरिवेटिव। तो इसे लिखने का तरीका ये होता है कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर, सो डेरिवेटिव को कुछ ऐसे हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ दिस वन। यहां पर ये जो डी एक्स हम लिखते हैं, यहां पर डी डिवाइडेड बाय डी समथिंग सम वेरिएबल, यहां पर वो वाला वेरिएबल लिखा जाता है जिसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज पता किया जाता है, और यहां पर वो वाला क्वांटिटी होता है जिसका रेट ऑफ चेंज हम पता कर रहे हैं, मतलब इस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज इस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और इसका उल्टा एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 होता है। और एंटी डेरिवेटिव के लिए हम सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं कुछ इस तरह का, और यहां पर dx लिखा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं इस कर्व को अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे ले जाऊं, ऐसे ऊपर या फिर नीचे ले जाऊं, तो फिर इस रेट ऑफ चेंज में यहां पर कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। रेट ऑफ चेंज में कहने का मतलब ये है कि अगर मान ले ये ओरिजिन है और यहां से 2 घर ऊपर हम चढ़ रहे हैं, 2 यूनिट ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये जो कर्व बनेगा, ये कर्व बनेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट के लिए y वैल्यू जो है 2 घर इंक्रीज कर जाएगा, 2 घर इंक्रीज कर जाएगा हर एक पॉइंट के लिए। तो यही फंक्शन जो है, जो कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 था, ये वाला फंक्शन, तो अब ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा जिस फंक्शन को, वो हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। अब यहां पर हम अगर कहीं पर भी किसी पॉइंट को किसी सर्टेन एक्स वैल्यू के लिए दोनों ग्राफ्स में, इसमें भी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, दोनों में अगर हम किसी एक सर्टेन जगह पे एक्स के किसी वैल्यू के लिए हम रेट ऑफ चेंज को देखें, तो वो रेट ऑफ चेंज सेम आएगा। इस जगह पे जो इस ग्राफ में रेट ऑफ चेंज है, इस कर्व में जो रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज यहां पर एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि यही कर्व जो है ये ऊपर की तरफ चढ़ा है। सेम लॉजिक से हम कह सकते हैं यहां पर जो इसका रेट ऑफ चेंज होगा, तो यहां पर उसका रेट ऑफ चेंज उतना ही होगा। तो रेट ऑफ चेंज की अगर बात करें, तो इस जगह पे रेट ऑफ चेंज अगर उसका वैल्यू इतना आया, तो इस जगह पे भी रेट ऑफ चेंज का वैल्यू इतना ही आएगा। यहां पर रेट ऑफ चेंज का वैल्यू अगर इतना है, तो फिर इस जगह पे भी रेट ऑफ चेंज का वैल्यू उतना ही होगा। सो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम एक कांस्टेंट जोड़ भी देते हैं इस फंक्शन के साथ, जैसे इस फंक्शन के साथ कांस्टेंट 2 जोड़ा गया है, तो फिर उसके डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्टेन एक्स वैल्यू के लिए रेट ऑफ चेंज जो है वो उतना ही रहता है। तो उस लॉजिक से हम यहां पर अगर एक कांस्टेंट ऐड भी कर दे, तो भी उसका रेट ऑफ चेंज इतना ही रहेगा। यहां पर कांस्टेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 2.5 1.2, या फिर नेगेटिव वैल्यू -2 -3 -4 -4.5, कुछ भी हो सकता है। रेट ऑफ चेंज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि ये डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो फिर इसका जब एंटी डेरिवेटिव है ये, तो हमें यहां पर भी c ऐड करना होगा। इस c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर मैं एक सर्टेन रेंज कंसीडर करता हूं a से लेकर b तक, तो फिर इस रेंज में ये डेरिवेटिव वाला कर्व, मतलब एक्स स्क्वायर फंक्शन, ये जो एरिया सबटेंड करेगा वो इतना एरिया होगा। उस एरिया को पता करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन का ही मदद लेते हैं, लेकिन यहां पर हमें लिमिट लगाना होता है। लिमिट यहां से लेकर यहां तक, a से लेकर b तक, x का वैल्यू a से लेकर b तक, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। और वही वैल्यू हम यहां पर भी लिखते हैं, a से लेकर b तक। अब हमें करना ये होता है, इसे इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले ये जो अपर लिमिट x का वैल्यू b, इस वैल्यू को हमें x के जगह पर पुट करना होता है। इस पूरे के पूरे फंक्शन में x के जगह पर पुट करना होता है। तो इसी चीज को हम कहेंगे b क्यूब
डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, वैसे ये सी कैंसिल हो जाता है इसीलिए हम इस सी को लिखते नहीं है जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात आती है। ये जो इंटीग्रेशन है इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है, जहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहता है। ये रेंज जो है ए टू बी, ए को लोअर लिमिट और बी को अपर लिमिट कहा जाता है। ये रेंज जिस इंटीग्रेशन में रहता है उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो अपर लिमिट का वैल्यू जो है वो एक्स में हम पुट करते हैं, फिर माइनस जो लोअर लिमिट का वैल्यू है ए, उस a को x के जगह पर पुट करते हैं, a क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। इसे जब कैलकुलेट किया जाता है तो ये बन जाता है b क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, माइनस प्लस सी वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बन जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस सी, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाता है, इसीलिए उसे लिखा नहीं जाता है। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये कैंसिल होने वाला है, ये हर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम इसे बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, इसे लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया का वैल्यू इतना निकल के आया। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप देखें, अगर यहाँ पर x का वैल्यू a है तो आप सीधे ऊपर जाएं इस वाले कर्व में ऊपर चले गए, और इस पॉइंट का y वैल्यू अगर आप देखें, चूंकि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और इस सर्टेन पोजीशन में x का वैल्यू a है, तो फिर यहां पर y वैल्यू हो जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाई 3, x के जगह पे a, x का वैल्यू यहां पर a है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू a क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब b के लिए यहां से आप ऊपर जाए और यहां पर इस वाले वैल्यू को देखें, y वैल्यू को देखें, मतलब हाइट को देखें, तो ये हो जाएगा सिमिलरली b क्यूब डिवाइडेड बाई 3। मतलब यहां से लेके यहां तक a क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और यहां से लेके यहां तक b क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा b क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यही वैल्यू है ना वो। इसका मतलब ये अगर कोई फंक्शन हुआ और ये उसका डेरिवेटिव हुआ, तो एक सर्टेन रेंज में डेरिवेटिव वाला फंक्शन जितना एरिया सब टेंड करता है, उस रेंज में मेन फंक्शन जो होता है, एंटी डेरिवेटिव वाला फंक्शन जो होता है, वो उसका y वैल्यू में एग्जैक्टली न्यूमेरिकली एग्जैक्टली उतना ही चेंज होता है। तो यहीं से आता है कि ये चूंकि इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और ये इंडिकेट कर रहा एंटी डेरिवेटिव को, इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव का प्रोसेस है या एंटी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, या फिर कहा जाए इंटीग्रल, इसे इंटीग्रल कहा जाता है। ये इंटीग्रल हो गया, ये प्रोसेस इंटीग्रेशन है। या फिर कहा जाता है कि इंटीग्रल जो है ये एंटी डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो इस चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। यहां पर तो हमने देख लिया क्या हो रहा है, दोनों बराबर है। इस चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हमें यह देखना होगा कि मैथमेटिकली हम एक कर्व के अंडर ये जो एरिया सबटेंड कर रहा है उसे मैथमेटिकली हम किस तरह से पता करते हैं, कौन सा लॉजिक यूज करते हैं। वैसे पिछले वीडियो में हमने इस पे बात किया था, जहां पर कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्स स्क्वायर फंक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एरिया सबटेंड कर रहा वो हमने पता किया था। तो थोड़ा सा वहां पर हमने इसे देखा था, लेकिन थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसी चीज को कि एरिया अंडर ए कर्व उसे मैथमेटिकली किस लॉजिक से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर देखें, ये कर्व जो है ये एरिया सबटेंड कर रहा है इस रेंज में, ए टू बी रेंज में। तो इसे हम कुछ हिस्सों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमने 4 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया। अब क्या किया जाए, यहां से एक एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाए कुछ इस तरह से। अब रेक्टेंगल का एरिया जो ट्रू एरिया है, जो कि ये ग्राफ जो है ये सबटेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, उसके साथ पूरी तरह से मैच नहीं करेगा, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे रेक्टेंगल्स का एरिया को जोड़े तो भी इतना सा एरिया बाकी रह जाएगा, इतना सा एरिया खाली रह जाएगा। इन्हें ऐड करना होगा, तब जाके ट्रू एरिया के ये बराबर होगा। इसके लिए अगर आप इसके विड्थ को अगर छोटा कर देते हैं, विड्थ अगर कम हो जाता है, तो देखिए ये जो गैप है, इस गैप का वैल्यू
कम होते जा रहा है। विड्थ को और छोटा कर दे तो देखिए वो गैप और नैरो होते जा रहा है। इस तरह से विड्थ को घटाते जाए घटाते जाए घटाते जाए, नेग्लिजिबली स्मॉल कर दे तो फिर ये जो रेक्टेंगल्स बनेगा, बहुत बहुत पतले पतले रेक्टेंगल्स बनेंगे, उन सब का जो टोटल एरिया होगा वो ट्रू एरिया, जिसे हम पता करने वाले हैं, जो कर्व के नीचे वो जो सबटेंड कर रहा एरिया, उसके बराबर हो जाएगा। शर्त यही है कि इस विड्थ को इट शुड टेंड टू जीरो। जीरो के जितने करीब हम जाएंगे हमारा रिजल्ट उतना एक्यूरेट होगा। अब वापस आते हैं पिछले वाले सिनेरियो में। अब यहां इसे हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यही सिचुएशन था कि ये जो एरिया है न्यूमेरिकली इस हाइट के बराबर होगा। अब यहां से अगर इस पॉइंट में रेट ऑफ चेंज पता किया जाए, इस पॉइंट में इस कर्व का, एंटी डेरिवेटिव कर्व का, इसका अगर रेट ऑफ चेंज पता किया जाए तो थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ना होगा, dx डिस्टेंस आगे बढ़ना होगा, और फिर ये डिस्टेंस जो है ये dy है। अब ये जो dy ओवर dx है, ये dy ओवर dx जो होगा ये हमें क्या बताएगा, ये हमें रेट ऑफ चेंज बताएगा, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और वही वैल्यू तो यहाँ पर इंडिकेटेड है, मतलब ये जो हाइट होगा, लेट अस से दिस हाइट इज h, तो यही वैल्यू तो इसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिसका कि विड्थ dx के बराबर हो, इस तरह से ये विड्थ dx के बराबर है, तो फिर इसका जो एरिया होगा, ये जो एरिया, इसे एक नाम दे देते हैं, चलिए dA। तो यहाँ पर ये जो dA होगा, दैट dA इज इक्वल टू h इंटू dx, ये हाइट इंटू dx। तो इसी चीज को हम कह सकते हैं कि ये dy के बराबर है, ये जो एरिया है इस रेक्टेंगल का, ये इस वाले हाइट के बराबर है, इस वाले हाइट के बराबर है। अब इसी लॉजिक से अगर हम बाकी पॉइंट्स के रेट ऑफ चेंज को पता करें तो आप देखें हर जगह पे ये हाइट इस एरिया के बराबर था न्यूमेरिकली, ये वाला हाइट जो है इस एरिया के बराबर होगा, ये वाला जो हाइट है ये इस वाले एरिया के बराबर होगा, ये वाला हाइट जो है इस एरिया के बराबर होगा, और ये वाला हाइट जो है इस एरिया के बराबर होगा। और ये सारे जो एरिया है रेक्टेंगल्स का सब को मिलाए तो जो एरिया ये कर्व इसके नीचे सबटेंड कर रहा उसी के बराबर होगा। वैसे यहाँ पर हमने इसे बड़ा करके ड्रॉ किया है। इन रियलिटी ये जो डिस्टेंस है dx, इस dx को इट शुड टेंड टू जीरो, ये जीरो के करीब होना होगा, मतलब नेग्लिजिबली सबसे छोटा या पॉसिबली जितना छोटा आप ले जा सकते हैं उतना रिजल्ट एक्यूरेट होगा। तो यहां पर इस रिजल्ट को, रेट ऑफ चेंज को एक्यूरेट होने के लिए dx को नेग्लिजिबली स्मॉल होना होगा, इनफाइनाइटेसिमल होना होगा। और यहां पर भी इस रिजल्ट को भी ट्रू रिजल्ट के बराबर होने के लिए इस dx को, इस चौड़ाई को नेग्लिजिबली स्मॉल होना होगा। और हमें पता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये विड्थ अगर नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा तो ये इस ट्रू एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो हाइट है, ये हाइट सबको एक साथ जोड़ दे तो ये वाला डिस्टेंस हमें मिलेगा। लेट अस से कैपिटल H, हमने उस डिस्टेंस को नाम दे दिया, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, और वही इस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला हाइट जो है, दिस हाइट इज इक्वल टू b क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सो ये जो वैल्यू है ये इस एरिया के भी बराबर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे हम लोग इंटीग्रेशन पे और भी बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे, किस तरह से अलग अलग इंटीग्रेशन के तरीके क्या क्या है उन पे बात करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।